हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हूं ये चैप्टर नंबर 3 मानव जनन का है। और मैं बता दूं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और 400+ आप एग्जाम में लाएं तो उसके लिए आपको करने क्या होंगे, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक करके बारीकी से वीडियो देखते चलिए। आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं बता रहा हूं ना कि इतना बेहतरीन एग्जाम में हो जाएगा जितना आपने सोचा ही नहीं है। तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वृषण कोश में वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है। तो मैं पहले नंबर आप लोग को वृषण के बारे में कुछ बता देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए वृषण जो होता है वो नर में पाया जाता है और ये कितना होता है तो एक जोड़ी होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, कितने होता है, एक जोड़ी। याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि वृषण जो होता है नर में पाया जाता है और यह एक जोड़ी होता है। और तीसरी बात याद रखना है क्या कि यह शरीर से बाहर स्थित होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है वृषण कोश में, शरीर के बाहर स्थित होता है। याद रखेंगे कहाँ स्थित होता है, शरीर से बाहर। कहाँ पे, तो वृषण कोश में ये स्थित होता है। याद रखेंगे इतने पॉइंट, वृषण के बारे में याद रखना है। यह नर में पाया जाता है, यह एक जोड़ी होता है, यह शरीर के बाहर स्थित होता है। अब सुनिए क्यों, अब शरीर के बाहर ये क्यों स्थित होता है इसका कारण सुनिए। देखिए वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम रखना होता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर के टेम्परेचर से रखना होता है। देखिए शरीर का कितना होता है मैं ये बताता हूँ। देखिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये वृषण कोश का टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री कम, मतलब 34.5 से कितना रहता है, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए इतना पे होता क्या है ये बातें मैं बता रहा हूँ। कितना कम होता है तो ये मैं बता दिए कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए। तो इसीलिए वृषण कहाँ रहता है, वृषण कोश में शरीर के बाहर। इसके रहने से फायदा ये होता है कि देखिए वृषण में जितने भी स्पर्म बढ़ते हैं, शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु शरीर के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री टेम्परेचर 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही जीवित रहते हैं। अगर शरीर का टेम्परेचर जितना है 37, अगर वृषण कोश का भी उतना ही हो जाए तो इस शुक्राणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस शुक्राणु को जीवित रखने के लिए क्या होता है, वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में क्या होता है, स्थित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बताए हम। अगला देखिए क्या है, वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। वृषण कैसा होता है, अंडाकार ऐसा, और रहता कितना है, 2, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है तो मैं बता दूं 4 से 5 और 2 से 4, 2 से 4 और क्या ये देखिए, तो मैं बता दूं कि इसका जो लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। याद रखेंगे लंबाई कितना हो जाएगा, 4 से 5 सेंटीमीटर। कितना, 4 से 5 सेंटीमीटर वृषण की क्या होती है, लंबाई होती है। और जो चौड़ाई होता है वो चौड़ाई कितनी होती है तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वृषण में लगभग कितना कक्ष होता है, 300, 250, 200, 100। तो मैं बता दूं कि प्रत्येक वृषण में जो कक्ष होता है वो कितना होता है तो 250 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। याद रखिएगा प्रत्येक वृषण में 250 क्या कक्ष पाए जाते हैं, जिसको हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण पालिका। ये भी याद रखेंगे कि प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये होता कैसे है कक्ष ये बता देता हूँ। ये देखिए ये वृषण हो गया, इसमें ऐसे ऐसे घर जैसा बना रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष। ये प्रत्येक वृषण में कितना कक्ष रहता है तो 250 कक्ष रहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला है कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर कितना अतिकुंडली शुक्रजनक नलिका होती है। 1 से 3, 2 से 5, 4 से 5 सभी। तो मैं बता दूं कि 4 से 5 इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सॉरी 1 से 3 होने वाली है। प्रत्येक वृषण के अंदर अतिकुंडली शुक्रजनक नलिका कितनी होती है, 1 से 3 होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के भीतर 2 प्रकार के कोशिका पाई जाती है, जिसे कौन कौन होता है, नर जन्म कोशिका और सर्टोली कोशिका, दोनों निष्क्रिय हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है। नर जन्म क्या करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये
जो है सर्टोली कोशिका, ये शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है। ये याद रखेंगे कि देखिए प्रत्येक शुक्र नलिका में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक नर्म जर्म कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका। तो नर जर्म कोशिका क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, और सर्टोली कोशिका काम क्या है, सर्टोली कोशिका का काम क्या है, ये पोषण देने का काम करती है। क्या देने का, पोषण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, एक भी छोड़ना नहीं है। अगला देखिए, नर जन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन का फलस्वरूप किसका निर्माण करती है, अंडाणु, शुक्राणु, पुंजन सभी। तो मैं बता दूं कि निर्माण करती है क्या चीज़ का, शुक्राणु का। और इसको पोषण कौन देगा शुक्राणु को, तभी आप लोगों ने पढ़ा कि पोषण देने का काम कौन करती है, सर्टोली कोशिका। देखिए बारीकी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा और हमें उम्मीद है कि आप बारीकी से पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन हाँ, अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। और देखिए जो भी स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ते हैं, प्रॉपर जिनको पढ़ाया गया है, कितना सही हो पा रहा है जरूर कमेंट में बता के जाइएगा। और सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको बारीकी से क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। एक भी नहीं किए तो फिर आप लोग जानिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या, लीडिंग कोशिकाओं में से कौन सा वृषण हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा वृषण हार्मोन, देखिए किसके द्वारा, लीडिंग कोशिका द्वारा पूछ रहा है। लीडिंग कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये ऑप्शन में है क्या चीज, पुंजन या एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर होने वाला है, पुंजन या इसी क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, जो लीडिंग कोशिका के द्वारा क्या स्रावित होता है, किसके द्वारा, लीडिंग कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर समझ में आ रही है तो प्रॉपर आप लोग कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगता है, मात्र 10 सेकेंड, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं के अंतर्गत आते हैं कौन, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक सभी। तो मैं बता दूं कि पुरुष में सभी सहायक नलिकाएं क्या होती है, पाई जाती है, शुक्रवाहक भी पाई जाती है, अधिवृषण भी, शुक्रवाहक भी। याद रखेंगे ये तीनों का नाम। ये नलिका काम क्या करती है, युग्मक को क्या करती है, वृषण से यूरेथ्रा तक पहुंचाने में क्या करती है, मदद करती है। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या है, पुरुष में कौन सा सहायक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, शुक्राशय, पुरस्तर, काउपर और स्तन ग्रंथि। तो मैं बता दूं कि स्तन ग्रंथि जो होता है वो महिला में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है, ये भी पुरुष में, ये भी पुरुष में, लेकिन ये महिला में। याद रखेंगे। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर। एक बात और सुनिए, ये शुक्राशय कितना जोड़ी होता है, तो ये एक जोड़ी होता है। कितना जोड़ी, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब कितना होता है, 2। और ये प्रोस्टेट जो होता है ना, मैं लिख देता हूँ कितना होता है, ये होता है 2, और ये कितना होता है, 1 होता है, और ये भी कितना होता है, 2, और ये तो महिला में होता है। याद रखेंगे संख्या भी, शुक्राशय ग्रंथि एक जोड़ी होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि एक होती है, और काउपर ग्रंथि भी कितना होती है, जिसको काउपर ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि पुरुष के सहायक ग्रंथियों का सक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है कौन, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सभी होने वाला है। क्या होने वाला है, सभी होने वाला है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका स्राव मैथुन के दौरान सीसन के स्नेहन प्रदान करने में सहायता करता है, प्रोस्टेट, शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या होता है अंडवाहिनी एक जुड़ा, योनि एक होता है, गर्भाशय जिसे हम लोग बच्चादानी भी कहते हैं ये एक होता है सभी। तो मैं बता दूं कि महिला में तीनों के तीनों पाए जाते हैं, अंडवाहिनी भी पाया जाता है, योनि भी पाया जाता है, गर्भाशय या बच्चादानी भी पाया जाता है सभी। एक बात और मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये इसको हम लोग बुम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुम्ब भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उल्टा करके देखा जाए ना, उल्टा करके गर्भाशय को देखा जाए तो नाशपाती की तरह दिखाई देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उल्टा करके देखा जाता है तो किस प्रकार दिखाई देती है, नाशपाती की तरह क्या होती है, दिखाई देती है। याद रखेंगे। और गर्भाशय का एक और नाम क्या है, तो एक और नाम होता है बुम्ब। याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रत्येक डिम्ब वाहिनी नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है 10 से 12 सेंटीमीटर। जो डिम्ब वाहिनी नलिका होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी नलिका के एक और नाम है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स को ही हम लोग क्या, डिम्ब वाहिनी नलिका बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अंडाशय के ठीक पास डिम्ब वाहिनी का हिस्सा कीप का आकार होता है, उसे क्या कहते हैं? कीपक, तुम्बिका, झालर सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है कीपक। क्या होने वाला है? कीपक। क्या होने वाला है? कीपक इसको बोलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में कौन होता है? कीपक, तुम्बिका, झालर सभी। तो मैं बता दूं कि जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो इसको ले लेता है कौन सा? तो झालर ले लेता है। तो इसका राइट जवाब, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ये याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रत्येक स्तन ग्रंथि ऊतक के कितने पालियों में विभक्त होता है? 10 से 15, 15 से 20 और क्या 20 से 25 और सभी। तो मैं बता दूं कि 10 से 15 पालियों में क्या होता है? स्तन ग्रंथि बटा होता है। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अंडवाहिनी के कीपक के किनारे उंगली सदिश प्रत्येक ऊतक से क्या कहते हैं? तो इसको झालर ही कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। अगला देखिए क्या, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से बोला भी था और आ भी गया कि गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई किसके जैसा दिखाई देती है? नाशपाती, सेब, बीज सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो नाशपाती होने वाला है। क्या होने वाला है? नाशपाती। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है। कीपक आगे चलकर अंड वाली के एक चौड़ी से भाग खोलता है, जिसे क्या कहते हैं? तुम्बिका, झालर, कीपक सभी। तो मैं बोलते हैं इसको क्या चीज़? कीपक, तुम्बिका, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। देखिए कितने सही हो रहा है, जरूर आप लोग बता के जाएंगे। अगला देखिए क्या है। ग्रीवा की गुहा क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल, फिम्ब्री, कीपक, एम्पुला। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ग्रीवा नाल होने वाला है। देखिए 20 क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाया और देखिए आप लोग प्रॉपर कमेंट करके जाएंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जितने भी बच्चे हैं सभी जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको प्रॉपर समझ में आया कि नहीं आया, और फिर इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करेंगे और क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।